बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव था आदितपुर, जहां पर जमुना नाम का एक सेठ रहा करता था। जमुना के घर में कोई और नहीं था। उसका विवाह नहीं हुआ था। उसके माता पिता कुछ साल पहले तीर्थ को निकल गए थे, ये कहकर कि जब तीर्थ से वापस आएंगे तब बड़ी धूम धड़ाका के साथ जमुना का विवाह करा देंगे। लेकिन उनके गए 5 साल गुजर गया था और वे नहीं आए थे। जमुना उनकी बहुत खोज खबर लिया, लेकिन कहीं कुछ भी पता नहीं चला कि दोनों कहां चले गए। वैसे ही दोनों का शरीर जर्जर था। अब जमुना मान लिया था कि उसके माता पिता अब नहीं रहे, तो उनका क्रियाक्रम करके भंडारा भी करा दिया था। जमुना अनाज का छोटा व्यापारी था। वो गांव से अन्न खरीदकर मानपुर नगर में बेच दिया करता था। उससे उसे काफी आय हो जाती थी। उसका व्यापार का धंधा भी सालों भर नहीं चलता, बल्कि जब किसानों के फसल तैयार होती उसी वक्त वो फसल खरीदता बेचता। अब 2 सीजन में ही फसल तैयार होनी थी। कुल 2 माह ही जमुना परिश्रम कर देता था और फिर 10 माह आराम से जिंदगी गुजारता। खाली समय में उसने अपने एक पड़ोसी सियाराम से दोस्ती कर लिया था। सियाराम भी अविवाहित था और घर में अकेले रहता था। सियाराम की जीविका के लिए अपनी 2 गायें थी। खेती बाड़ी उसके पास नाम मात्र की थी, तो 2 गायों से जीविका का काम चल जा रहा था। सुबह शाम वह भी खाली ही रहता था, तो जमुना के पास बैठ जा रहा था। धीरे धीरे दोनों को दोस्ती प्रगाढ़ हो गई। जमुना सियाराम की मदद भी कर दे रहा था। सियाराम कभी कभी जमुना को सलाह देता कि मित्र, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, मेरी तो जैसे तैसे कट जाएगी, मेरा विवाह नहीं भी होगा तब भी जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन तुम तो सेठ हो, अक्ल के भी धनी हो, जितना चाहो धन दौलत कमा सकते हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि अब अपना विवाह कर लो। जमुना बोला कि मित्र, ये बात तो मैं सोच ही रहा हूं, लेकिन अब अपना विवाह खुद से करूं कहा। विवाह के लिए कोई गांव गांव घूमकर फेरी थोड़े लगाता है कि हमें विवाह करना है। कोई है जो अपनी बेटी का विवाह करा दे। अरे विवाह कोई खेल तमाशा नहीं है, बहुत सूझबूझ का काम है। इसके लिए कोई मध्यस्थ होता है, वही बिचौलिया विवाह कराता है। फिर मैं तो सेठ हूं, मेरा विवाह अपनी ही बिरादरी में होना है और मेरी बिरादरी के लोग इधर 10-20 गांव में नहीं है। मेरा विवाह नगर में ही हो पाएगा, लेकिन कोई ऐसा बिचौलिया मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सियाराम बोला कि मित्र, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपनी ही बिरादरी में विवाह क्यों करोगे। अरे लड़की तो लड़की होती है, चाहे वो किसी भी बिरादरी की हो। जमुना बोला कि मित्र, तुम्हारे विचार से मैं सहमत हूं। बड़े लोग ऐसा करते भी हैं, वो किसी भी बिरादरी की लड़की से विवाह कर लेते हैं। लेकिन हम लोग गांव में रहते हैं, ऊपर से गरीब हैं, तो हमारे ऊपर दुनिया भर के सामाजिक बंधन लाद दिए गए हैं। दूसरी बिरादरी में विवाह कर लिए तो जिनके भाई बंधु हैं वे सबसे पहले साथ छोड़ देंगे। उसके बाद पड़ोसी प्रयास करेंगे कि उस आदमी का हुक्का पानी बंद हो जाए। धर्म के ठेकेदार अपना अलग राग अलापेंगे। इसलिए हर कोई चाहकर भी अपनी बिरादरी से अलग नहीं हो पाता। तुम्हें और मुझे अपनी बिरादरी में जीना है और अपनी बिरादरी में ही मरना है। सियाराम बोला कि भाई तुम सेठ हो, डरते हो, लेकिन मुझे किसी से कोई डर नहीं है। मुझे तो बस एक पत्नी चाहिए, चाहे वो किसी भी बिरादरी की हो। मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि गांव वाले कौन क्या कहता है। वैसे भी मैं गांव में किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता। एक तुम ही हो जिससे हमारी मित्रता है, बाकी किसी से कुछ नहीं लेना देना। दोनों मित्र जब कभी एक साथ बैठते तो घंटों तक कई मुद्दे पर सलाह मवाशिरा करते। इस तरह कुछ समय गुजरा तो किसानों की फसल तैयार हो गई। जमुना फसल खरीदने के लिए गांव में भ्रमण करने लगा। अब वो सियाराम से मिल नहीं पा रहा था। अब उसे 1 माह तक ही तो
दिन रात जी जान लगाकर काम करना था। जमुना हर दूसरे दिन मानपुर नगर के लिए चला जाता। वहां से अन्न बेचकर लौटता तो उसे काफी रात हो जाती। रास्ते में चोर उचक्कों से भी खतरा था, तो वो अब प्लान में थोड़ा बदलाव कर लिया। वो जिस सेठ के गोदाम में अन्न बेचता, वही रात में ठहर जाने का विचार किया। वो सेठ भी दूर दराज से आए लोगों को सलाह देता कि रात के वक्त तुम लोग गोदाम के पास वाले कमरे में ठहर जाओ और दूसरे दिन भोर में ही चले जाना। जमुना को भी हरिहर सेठ की बात अच्छी लगी। वो सिर्फ माल खरीदता ही नहीं, अपने छोटे व्यापारियों का ख्याल भी रखता है। जमुना अब मानपुर में ही अन्न बेचने के बाद ठहर जाता। एक रात वो हरिहर सेठ के गोदाम के पास के कमरे में ठहरा हुआ था। दिन का थका था तो उसकी नींद अच्छी लग गई। आधी रात में अचानक से उसकी नींद खुली तो उसे लगा कि रात का तीसरा प्रहर शुरू हो गया है। तो वो बिना कुछ विचार किए उठकर चल दिया। वो करीब 1 मील दूर निकल गया। तब उसे आभास हुआ कि शायद अभी ज्यादा रात है। वो आधी रात में ही निकल गया है। वो नगर से बाहर एक तालाब के पास पहुंच गया। सोचा कि अब वापस फिर सेठ के गोदाम के पास क्या जाना, मैं अभी यही पेड़ के चबूतरे पर विश्राम कर लेता हूं। वो तालाब के पास के एक पेड़ के पास चबूतरे पर लेट गया। तभी उसे किसी स्त्री के पायल की आवाज सुनाई पड़ी। जमुना चौंक पड़ा कि इतनी रात में इस तालाब के पास स्त्री कैसे आ सकती है। कहीं यहां पर किसी भूतनी या चुड़ैल का छाया तो नहीं है। शायद भूतनी पायल बजाकर मुझे डरा रही है। जमुना की धड़कन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पायल की आवाज और नजदीक चली आ रही थी। जमुना गौर से उसी तरफ देख रहा था जिधर से पायल की आवाज आ रही थी। वो देखा कि एक स्त्री दबे पाव इधर चली आ रही है, लेकिन उसके आहिस्ते आहिस्ते चलने पर भी पायल के घुंघरू खनक जा रहे थे। जमुना को लगा कि शायद ये कोई भूतनी नहीं है, बल्कि मैं ही गलत समझ बैठा हूं। अब भोर होने वाली है और स्त्रियां अब स्नान के लिए तालाब में आ रही है और मैं बेवकूफ आदमी आधी रात मानकर यहां लेट गया हूं। ये तो कहीं से भी ठीक नहीं है। वो जल्दी से उठकर चलने को हुआ। तभी देखा कि वह स्त्री सीधे पानी में छलांग लगा गई है। जमुना ये देखकर और घबरा गया कि अरे ये स्त्री तो मरने के लिए तालाब में कूद गई है। शायद आत्महत्या करना चाहती है, इसे बचाना चाहिए। वो जल्दी से पानी में उतर गया और उस स्त्री को पानी से बाहर निकाल लाया। स्त्री बोली कि अरे तुम मुझे बाहर क्यों निकाल लाया? मैं स्नान करने के लिए पानी में उतरी थी। तुम हो कौन और यहां क्या कर रहे हो? जमुना बोला कि मैं कौन हूं ये बात बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम मरने क्यों जा रही थी? क्या कष्ट है तुम्हें? और यदि तुम नहीं मरने जा रही थी तो जाओ स्नान करो, कूद जाओ पानी में सभी कपड़े पहने हुए, क्योंकि तुम्हें तो कोई कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। तुम स्नान का नया तरीका खोज ली हो। अब आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, नहीं तो तुम्हें बहुत बुरा लग जाएगा। स्त्री बहुत देर तक अपने इरादे को नहीं छुपा सकी। वो जमुना के सामने रोने लगी। वो बोली कि मैं बहुत तकलीफ में हूं। मुझे घर में 1 साल से कैद कर लिया गया था। मेरी सौतेली मां ने मुझे जानवर बनाकर रख दिया है। मुझ पर बहुत जुल्म करती है। अब मैं आज बड़ी मुश्किल से आजाद हुई हूं। अब मरूं नहीं तो क्या करूं? जमुना बोला कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, और तेरी सौतेली मां तुझ पर जुल्म क्यों करती है? तब वो लड़की बोली कि मेरा नाम हीरा मुनि है। मैं नगर के बड़े सेठ हरिहर की बेटी हूं। कहने को तो वो नगर के मंडी के बड़े व्यापारी हैं, लेकिन उतना बड़ा लंपट इस नगर में कोई नहीं है। उसने अब तक 4 विवाह किया। वो पहली स्त्री को 6 माह रखने के बाद उस पर कोई इल्जाम लगाकर भगा दिया। फिर दूसरा विवाह किया और उसके साथ 1 साल तक रहा, लेकिन वो खुद सेठ के नौकर के साथ भाग गई। सेठ ने तीसरा विवाह किया तो 1 साल बाद मेरा जन्म हुआ। मेरी मां 5 साल तक सेठ की जुल्म सहकर साथ रही।
लेकिन एक दिन अचानक से गायब हो गई। कहाँ गई, उसका क्या हुआ, मुझे नहीं पता। उसका राजदार भी सेठ ही है। सेठ ने चौथा विवाह बहुत कम उम्र की स्त्री से किया। वो अब सेठ के साथ रहती है। वो जादू टोना जानती है, सेठ को अपने बस में रखती है। वो स्त्री मुझे बचपन से ही जीने नहीं दे रही। अब सयानी हो जाने पर मुझे कैद करके रखी थी। आज रात पता नहीं कैसे मेरे कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दी, तो मुझे मौका मिल गया और मैं भाग आई हूं। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए तालाब में कूद गई थी। जमुना बोला कि समस्या से भाग जाने से समस्या का हल नहीं हो पाता, समस्या से लड़ना पड़ता है। तुम सेठ की बेटी हो और अपनी मां की अकेली औलाद हो, तो सेठ के आधे हिस्से की हिस्सेदार हो। तुम राजा से शिकायत कर अपना आधा हिस्सा जब चाहे ले सकती हो। उस अधिकार से तुम्हें कोई वंचित नहीं कर सकता है। फिर तुम्हारी सौतेली मां और पत्नी भक्त पिता को औकात पता चल जाएगी। लड़की बोली कि मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, क्या तुम मेरा साथी बनाना पसंद करोगे? तुम मेरा अधिकार दिला दोगे तो मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बना लूंगी। जमुना बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे साथ राज दरबार चलूंगा, तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाने के लिए गवाही भी दूंगा। सेठ की बेटी हीरा मुन्नी बोली कि हमारा यहां रहना ठीक नहीं है। मेरी सौतेली मां को पता चल गया कि मैं घर में नहीं हूं तो वो तूफान खड़ा कर देगी, मेरे को खोजवाने में सारी शक्ति लगा देगी। उसे भी पता है कि मैं आधा हिस्सा ले सकती हूं। जमुना बोला कि तुम ठीक कहती हो, हम इसी वक्त राज दरबार के तरफ चलते हैं। राज दरबार के गेट के पास रहेंगे तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वहां से तुम्हें पकड़ कर ले आए। और फिर सुबह होते ही हम राजा से दरबार में चलकर फरियाद कर देंगे। दोनों तुरंत वहां से राजमहल के तरफ चल पड़े। वहां से 3 मील की दूरी पर राज दरबार था। तो भोर में ही दोनों फरियादी बनकर राज दरबार के मेन गेट पर चले गए। सुबह होते ही दोनों राजा से मिले। हीरा मुन्नी अपनी अरज राजा से सुनाई कि मैं एक बहुत दुखियारी लड़की हूं, मेरे पिता की गलती की सजा मैं भुगत रही हूं, आप मुझे मेरा हक दिला दीजिए। वो राजा से बहुत नमक मिर्च लगाकर रो रो कर दुखड़ा सुनाई तो राजा को भी लगा कि अब सेठ को डांटने या समझाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस लड़की को हक दिलाना पड़ेगा। राजा बोला कि देखो, मैं तुम्हारा हिस्सा दिलवा दूंगा, लेकिन किसी अविवाहित लड़की का पिता के संपत्ति में उसके जीते जी हिस्सा नहीं मिल सकता। पिता का काम है बेटी का विवाह कराना। विवाह के बाद लड़की पिता की संपत्ति में हिस्सा ले सकती है। हीरामुनी कोई बेवकूफ नहीं थी। वो राजा से बोली कि मेरा पिता तो मेरा विवाह कराने से रहा, वो इसलिए भी मेरा विवाह नहीं कराएगा कि मैं उससे हिस्सा मांग लूंगी। राजन, आप भी तो मेरे पिता हो। राजा सारी प्रजा का पिता होता है। आप खुद मेरा विवाह मेरे इस साथी से करा दीजिए। राजा बोला कि अच्छी बात है, मैं तुम्हारा विवाह करा देता हूं। राजा ने जमुना और हीरामुनी का विवाह करा दिया तथा मंत्री से बोला कि तुम हरिहर सेठ को दरबार में बुलाओ। वो तुरंत दरबार में हाजिर हो। मंत्री बिना विलंब किए हरिहर को राज दरबार में बुला दिया। हरिहर राज दरबार आ गया। तब राजा ने कहा कि तुम अपनी बेटी के साथ बहुत ज्यादा जुल्म किए हो। सयानी बेटी को अब तक कुंवारी घर में रखे थे, तुम इसका हिस्सा हड़पना चाहते थे। तुम्हें पता है कि तुम्हारी गलती अक्षम्य है, तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए फांसी भी हो सकती है, लेकिन बात बाप बेटी का है, इसलिए तुम्हें क्षमा किया जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि तुम तुरंत आज ही अपनी आधी संपत्ति ईमानदारी के साथ बेटी के नाम कर दो और फिर इसकी संपत्ति पर नजर नहीं रखोगे। सेठ बोला कि महाराज, मैं नहीं रखूंगा, इसको आज ही आधी संपत्ति दे देता हूं। हरिहर के पास पहले से 2 गोदाम था, 2 मकान था, तो एक उसे हीरामुनी को देना पड़ा। पहले वो लालच में था कि उसको चौथी पत्नी से 2 बेटे हैं, तो
दोनों को हिस्सेदारी आधी आधी दे देगा और हीरामुनि का विवाह करेगा ही नहीं। वो जब अधेड़ हो जाएगी तो ऐसे ही उसका विवाह नहीं होगा, फिर सारी संपत्ति मेरे बेटों की ही रह जाएगी। लेकिन हीरामुनि की एक चाल ने उसके इरादे पर पानी फेर दिया था। वो जमुना पर मन ही मन जल रहा था कि साला किस तरह ये बदमाश हीरामुनि तक पहुंच गया। इधर जमुना की किस्मत रातों रात बदल गई थी। वो एक साधारण छोटे व्यापारी से नगर का सेठ बन चुका था। वो अपने गांव लौट कर गया और जिस किसी का अनाज खरीदा था सबका पैसा चुकाया और फिर वो अपने मित्र सियाराम से मिला। उससे बताया कि मित्र, अचानक से मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई है। मैं अब नगर में सिर्फ विवाह ही नहीं किया हूं बल्कि एक बड़ा सेठ बन गया हूं। अब तुम यहां की मकान तुम अपने पास रख लो, मैं तुम्हें मुफ्त में दे देता हूं। जमुना बोला कि मित्र, मैं नगर में जाकर तो रोजगार में लग जाऊंगा, मुझे फिर शायद ही कभी गांव में आने की फुर्सत मिले, लेकिन तुम कभी कभी नगर में मुझसे मिलने आते रहना। सियाराम भी कह दिया कि मित्र, अवश्य आता रहूंगा। जमुना नगर को लौट आया तथा अपनी पत्नी हीरामुनि के साथ मिलकर व्यापार करने लगा। जल्दी ही उसका व्यापार हरिहर से भी अच्छा चल निकला। हरिहर सस्ता अन्न खरीदकर फिर महंगे में बेचा करता था, जबकि जमुना बहुत कम फायदा रखकर बेचने लगा। तो नगर के छोटे व्यापारी उससे जुड़ते गए। गांव के छोटे व्यापारियों से तो वो पहले से परिचित था, तो उसे धंधा चलाने में कोई समस्या नहीं आई। उसकी आए दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी। समय गुजरने लगा और 5 साल गुजर गया। उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ तो पत्नी इतना खुश हुई कि अपनी जमीन मकान बेटे प्रकाश के नाम कर दी। जमुना इस बात पर नाराज हुआ कि तुमने ये गलत कर दिया। जरूरी नहीं कि हमारा एक ही बेटा रहे, बल्कि 1, 2 या 4 भी आ सकते हैं। तब तुम क्या उनके हाथ में भीख का कटोरा थमा दोगी? पत्नी बोली कि मुझे और बच्चों की जरूरत नहीं है, मेरे लिए एक ही काफी है। बच्चे पालना कोई आसान काम नहीं होता और फिर स्त्री की सेहत भी खराब हो जाती है। वो पति को कुछ ऐसी दलील दी कि वो चुप रह गया। वैसे भी वो पत्नी के अधीन था। व्यापार करने से या घर चलाने से भी पत्नी पर दबाव के साथ हुकूमत नहीं कर सकता था। तो पत्नी जो कुछ भी कर रही थी उसे चुपचाप देखे जा रहा था। उधर सियाराम को अपने मित्र की याद तो बहुत आती थी। वो चाहता भी था कि नगर में जाकर मित्र से मिलाए। जमुना का अभाव उसे बहुत खल रहा था। जमुना मौका दर मौका सियाराम की मदद कर दिया करता था। सियाराम को अनुमान था कि यदि वो मित्र से मिलने नगर में गया तो वो जरूर उसकी मदद करेगा। लेकिन उसके पास समस्या थी कि वो अपनी गाय किसके जिम्मे छोड़े। गांव में उसका सांगा कोई नहीं था। उसे डर था कि यदि मैं गाय किसी को दिखा कर गया तो गाय तो कोई देखेगा नहीं, उल्टे बेच देगा और नगर जाने का मतलब कि 2-3 दिन तो लग ही जाएगा। अब वहां मेरी मर्जी नहीं चलेगी। जमुना मुझे रोक लिया तो 1-2 सप्ताह भी रहना पड़ सकता है। सियाराम सोचता रहा, लेकिन उसे नगर जाने की फुर्सत ही नहीं मिली। अब वो बहुत तन्हाई में अकेले गाय लेकर जंगल में चराने जाता तथा सुबह शाम नंदू दूध वाले को गाय का दूध बेच दिया करता। नंदू पड़ोसी गांव रामपुर का था। दोनों गांव एकदम सटा हुआ था। 100-200 कदम की भी दूरी नहीं थी। एक दिन नंदू बहुत हैरान परेशान सियाराम के पास आया और बोला कि सियाराम, तुम मेरी एक मदद कर दे, मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूं। तुम तो जानता है कि मेरा विवाह बेलापुर में हुआ है, लेकिन पत्नी अभी भी मायका में ही है। इधर अकेले मैं बहुत परेशान हो रहा हूं, लेकिन मेरा ससुर मेरी पत्नी को भेज नहीं रहा है। मैं कई बार पत्नी की विदाई के लिए गया, लेकिन मुझे हर बार वो लौटा दे रहा है। सियाराम बोला, तो अब इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूं? तेरा ससुर मेरे कहने से तुम्हारी पत्नी को थोड़े विदा कर देगा।
नंदू बोला कि सियाराम वो बात नहीं है, बात यह है कि मेरी पत्नी की एक और बहन है जिसका विवाह नहीं हुआ है। अब ससुर कह रहा है कि छोटी बेटी का रिश्ता कहीं करा दे, पहले छोटी बेटी को विदा करूंगा, तब बड़ी को तुम्हारे साथ भेजूंगा। लेकिन सियाराम तुम मेरी बात मान और मेरी साली से विवाह कर ले, तेरे साथ मेरा भी कल्याण हो जाएगा। अब तुझसे बता देना चाहता हूं कि मेरी साली थोड़ी सावली है लेकिन बहुत भली है। सियाराम बोला कि मुझे सावली गोरी से कोई विशेष फर्क नहीं है, स्त्री चरित्र की अच्छी होने चाहिए, वो संस्कारी होने चाहिए। नंदू बोला कि स्त्री सयानी होते ही अपनी पति के पास चली जाए तो उसके संस्कारी होने का जिम्मा पति की हो जाती है। तुम मौका निकालकर आज ही मेरे साथ चलो और शाम तक अपने घर में पत्नी लेकर आ जाओ। अब ऐसा सुनहरा मौका सियाराम को नहीं मिलना था। वो नंदू के साथ उसके ससुराल चला गया तो वहां पाया कि उसका ससुर बहुत बड़ा नशेड़ी है। वो किसी भी कीमत में दूसरी बेटी का विवाह नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपना उल्टा दिमाग लगा दिया था। वो नंदू से ही बोल दिया था कि तुम दोनों बेटियों को ब्याह कर ले जाओ वरना एक को विदा नहीं करूंगा। तब नंदू की पत्नी ही अपने पति को सुझाव दी थी कि मेरे पिताजी नशे के वजह से पगला गए हैं, इसलिए मेरी बहन को ही मेरी सौतन बना देना चाहते हैं। तुम अपने किसी दोस्त मित्र से मेरी छोटी बहन का विवाह करा दो। तन नंदू का ध्यान सीधे सियाराम पर आ गया था और वो सियाराम को लेकर ससुराल चला गया तो बूढ़े ने छोटी बेटी का हाथ सियाराम को पकड़ा दिया और बोला कि तुम से ले जाओ और पत्नी बनाकर इसका पालन करो। अब आज से तुम्हारी जिम्मेवारी हुई, अब मैं अपने जिम्मेवारी से मुक्त हुआ। सियाराम नंदू से बोला कि भाई जल्दी से यहां से निकल लो वरना इस बूढ़े का मुंड घूम गया तो हम दोनों की पत्नियों को रोक लेगा और बोलेगा कि अब हमारा विवाह कराओ, तब जाकर तुम दोनों की पत्नियों को भेजूंगा। नंदू बोला कि हां ऐसा हो सकता है, ससुरे का कोई भरोसा नहीं है। उधर दोनों की पत्नियां भी घबराई हुई थी कि जब तक उसका पिता नशा में है तब तक हम दोनों निकल लेती है वरना नशा उतरने पर पंगा कर देगा। नंदू की पत्नी पति से बोली कि अब किस लिए यहां रुके हो, जल्दी निकलो। दोनों अपनी अपनी पत्नियों को लेकर वहां से निकल लिए। सियाराम को बिना विशेष परिश्रम के ही पत्नी मिल गई थी। वो 4-5 साल से अपने विवाह के लिए काफी परेशान था। वो जंगल में गाय चराने जाता था तो गांव की ही एक स्त्री बकरी चरने जाती थी। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने भी लगे थे, लेकिन स्त्री विवाहित थी। उसका पति नगर में कहीं मजदूरी करता था। वो 2-3 साल पर घर आता था, लेकिन अब वो 4 साल से वापस नहीं आया था, ना ही संदेशा भेजवाया था। तो वो किसी तरह बकरियां रखकर उसे बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन जब सियाराम के संपर्क में आई तो वो सियाराम पर दबाव बनाने लगी कि तुम अब मेरे साथ रहो, यानी कि मुझसे विवाह कर लो। तब सियाराम बोला कि तुम मुझे मरवाने पर क्यों तुली हो? गांव वाले ना तो तुम्हें जीने देंगे ना मुझे जीने देंगे। तब वो स्त्री बोली कि तुम गांव में रहने को सोचते ही क्यों हो, हम कहीं नगर में चलकर बस जाएंगे। सियाराम बोला कि ना बाबा ना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो अब उस स्त्री से दूरी बनाकर रहने लगा था और फिर जब उसका विवाह हो गया तो उसे उस स्त्री से कोई मतलब नहीं था। लेकिन वो जब देख ली कि सियाराम विवाह कर लिया है तो बहुत खिन्न हुई और सोच ली कि पति पत्नी में खटपट करा के रहूंगी। वो अब सियाराम के नजदीक आने की कोशिश करने लगी। सुबह में सियाराम के पास आ जाती और साथ ही बकरी लेकर जंगल में जाती। ये बात सियाराम की पत्नी को बुरा लगाने लगा था कि अकेली स्त्री मेरे पति के साथ सुनसान जंगल में जाती है। पुरुष के मन का क्या भरोसा, कोई गड़बड़ कर दे।
अभी वह नई थी तो कुछ दिन तक देखती रही। उसे अपने पति को टोकने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उस स्त्री को जब अकेले में पाई तो उससे बोली कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, गैर मर्द के साथ जंगल में चली जाती हो, ना जाने उसके साथ क्या क्या करती हो। वो स्त्री बोली कि तुम अभी 4 दिन की आई हो तो गाल बजाने लगी हो। अरे मैं उसे 5 साल से संभाल रही हूं, लेकिन मैंने तो तुमसे एक बार नहीं कहा कि तुम उससे विवाह क्यों की हो। अरे कुछ बर्दाश्त करना सीखो। आदमी को जीने के लिए कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं। वो बकरी लेकर जंगल चली गई थी, लेकिन बहुत बड़ी टेंशन सियाराम की पत्नी को दे गई थी। अब उसे लगने लगा था कि दोनों में संबंध है। वो सियाराम के आते ही उस पर भड़क गई कि जब तुमने पहले से किसी स्त्री को रखा हुआ है तो मुझसे विवाह करने की क्या जरूरत थी। सियाराम बोला कि ये क्या तुम बकवास किए जा रही हो, भला मैं ऐसा कर सकता हूं। स्त्री बोली कर सकते हो नहीं किए हो। बकरी वाली स्त्री खुद स्वीकार की है कि वो तुम्हें 5 साल से संभाल रही है। सियाराम बोला कि तुम उसकी बात का गलत मतलब निकाल ली हो। अरे संभालने का मतलब कि हमारे कामों में सहयोग कर रही थी। अरे आदमी समाज में रहता है तो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब यह नहीं कि पड़ोसी पड़ोसन पति पत्नी बन जाते हैं। अरे अपनी एक मर्यादा होती है, मर्यादा में रहकर समाज के रिश्ते निभाए जाते हैं। स्त्री बोली कि अब मेरे सामने बकलोली कर अपना गुनाह मत छुपाओ। खैर अब तक जो किए सो किए, लेकिन आइंदे उस स्त्री से कोई मतलब नहीं रखोगे, उससे बात नहीं करोगे, उसके साथ नहीं जाओगे। सियाराम बोला कि मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि घर में अपनी स्त्री के रहते किसी गैर की विवाहिता स्त्री के पीछे दौड़ूं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर घर आती है तो तुम उसे मना कर देना। तब सियाराम की स्त्री बोली कि वही तो की हूं। तो वो स्त्री भड़क गई है और वो तुम्हारे साथ संबंध होने की बात की है। सियाराम बोला कि मैं उसे मना कर दूंगा। दूसरे दिन भोर में ही गाय लेकर सियाराम जंगल के तरफ चला गया। वो पत्नी से बोल गया कि नंदू को गाय का दूध दे देना। सुबह में स्त्री बकरी लेकर आई तो सियाराम घर से चला गया था। इधर नंदू दूध लेने घर में आ गया था। अब उस स्त्री को मसाला मिल गया। वो जंगल में गई और बोली कि साली जीजा में आजकल बहुत बन रही है। घर के अंदर दरवाजा बंद कर दूध की बिक्री हो रही है। साली और जीजा में पुराना याराना लगता है। अब भाई तुम्हारी बीवी है, तुम जानो। मैं तो पहले ही कह चुकी हूं कि मेरा जीवन खुला किताब है। मेरा विवाह हुआ तो पति के साथ संबंध मेरी मजबूरी थी। उसके बाद सिर्फ तुम ही मेरे हो, उसके अलावा कोई नहीं है। ये बात तुम भी जानते हो। अब बीबी का भी सुख भोग कर देख लो। अब सियाराम के मन में भी शंका की बीज पनप गया कि कहीं नंदू जानबूझकर तो मुझे नहीं फंसाया है। वो अपने घर में तो अपनी पत्नी के डर से साली को पत्नी बनाकर नहीं रख सकता था, परंतु अपना शातिर दिमाग चलाकर मेरे घर में साली को रखवा दिया है कि वो दिन में कभी भी आकर साली से मिल सके। दूसरे के समझ में ये बात जल्दी घुसेगी नहीं और वो डूब कर पानी पीता रहेगा। लेकिन मैं जीती मक्खी नहीं निकल सकता। मैं पत्नी को समझा दूंगा कि वो नंदू से दूर रहे। शाम में सियाराम घर गया तो पत्नी बोली कि वो डायन तुमसे जंगल में कहीं मिली तो नहीं थी। सियाराम बोला कि तुम उसकी छोड़ो, अपनी कहो कि कितना दिन से डूब कर पानी पी रही हो। नंदू से तुम्हारा क्या संबंध है। स्त्री बोली कि तुम पगला तो नहीं गए हो। अरे नंदू मेरा जीजा है, उससे मेरा मजाक का नाता है, और यदि मेरा उसका टांका फंसा रहता तो मैं शान से उसके घर चली जाती। तुम्हारे जैसे बकलोली नहीं करती कि एक स्त्री को उलझाकर दूसरी से विवाह कर लिया। अब पति पत्नी में शक की बीमारी लग गई। शक की बीमारी दुनिया की सभी बीमारियों में से बड़ी है। जिसको लग जाए उसका परिवार तहस नहस हो जाता है, अच्छी भली जिंदगी बर्बाद हो जाती है।
पति पत्नी में रोज तू तू मैं होने लगी। पति को शक था कि पत्नी गलत है, तो पत्नी को पति पर शक था कि लंपटगिरी कर रहा है। अब आए दिन दोनों में तकरार बढ़ती गई। भगवान की मर्जी से घर में एक बेटी का जन्म हो गया, तो बकरी वाली स्त्री को सियाराम को भड़काने का एक और मौका मिल गया। वो जब जंगल में बकरी चराने गई तो सियाराम से बोली कि मुझे तो शक हो रहा है कि घर में जो तुम्हारी बेटी जन्म ली है वो तेरी है या नंदू की है। सियाराम बोला कि तुम क्या फजूल की बात करती हो? अरे हमारे घर से दूध ले जाने नंदू की पत्नी आती है, अब बड़ी बहन छोटी के पास आती है। उसने मुझे समझाया है कि तुम्हें पत्नी पर शंका नहीं करनी चाहिए। जहां तुम्हें कोई समस्या दिखे तो मुझसे कहो, मैं ठीक कर दूंगी। वो स्त्री बोली कि तुम्हें क्या पता कि इश्क का रोग क्या होता है। नंदू मौका निकालकर तुम्हारी पत्नी से मिलता है। तुम्हें यदि देखना है तो दोपहर में अपने घर जाकर देख सकते हो। सियाराम ने सोच लिया कि अब इसमें दिन क्या रखना, आज ही जाकर देखूंगा। वो अपने घर के लिए चल दिया। इधर नंदू की पत्नी घर में कुछ अच्छा खाना बनाई थी। वो नंदू से बोली कि मैं रसोई में काम कर रही हूं, तुम जरा ये खाना मेरी बहन को दे आओ। हम दोनों बहनें जब भी कुछ अच्छा खाने को मिलता है तो मिल बांट कर खाती आई है। नंदू पत्नी को व्यस्त देखा तो खाना पहुंचाने साली के पास चला गया। उसी वक्त सियाराम दूर से अपने घर के तरफ देख रहा था तो देखा कि नंदू उसके घर से निकला है। उसकी पत्नी दरवाजे तक आई है। वो अब सोच लिया कि बकरी वाली स्त्री ठीक कह रही है, मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। वो लौटकर जंगल में गया। उसका मुंह लटका हुआ था। वो बकरी वाली स्त्री से बोला कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरी पत्नी बहुत गलत है। मुझे अब बेटी पर भी शंका हो रही है, वो मेरी नहीं है। वो स्त्री बोली कि मैं इसीलिए कहती हूं कि तुम मेरे पर विश्वास करो और मेरे साथ नगर में चलो, हम आधी रोटी खाकर भी गुजारा कर लेंगे। सियाराम बोला कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, अब देर क्या लगाना, हम कल ही नगर के लिए निकल चलते हैं। स्त्री के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। वो तुरंत अपनी बकरी बेच दी और फिर दोनों आधी रात में गांव छोड़कर मानपुर नगर के लिए चले गए। मानपुर में एक कमरा लेकर दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। सियाराम नगर में घूमकर मजदूरी करने लगा तो स्त्री कमरे के अंदर मस्ती से दिन गुजारने लगी। दोनों को साथ रहते 1 साल गुजर गया। एक दिन स्त्री बोली कि 1 साल हो गया मुझे घर में पड़े पड़े, चलो मुझे आज नगर घुमा लाओ। दोनों नगर घूमने गए कि तभी स्त्री चौंक उठी। सामने उसका पति एक दुकान चला रहा था। वो भी अचानक अपनी पत्नी को सियाराम के साथ देखकर चौंक पड़ा और बोला कि अरे तुम, और यहां फिर सियाराम के साथ। स्त्री तपाक से बोली कि क्या करती, तुम तो मुझे छोड़कर भाग आए थे, तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए अपने पड़ोसी सियाराम के साथ आई हूं। खैर छोड़ो, अपनी बताओ कि तुम मुझे लाने के लिए क्यों नहीं आए। पति बोला कि क्या करता, बड़ी मेहनत कर एक दुकान खड़ी कर लिया हूं। मैं तुम्हें लाने के लिए गांव आने ही वाला था, परंतु तुम खुद आ गई हो तो अच्छा ही की हो। उसका पति सियाराम को 5 चांदी का सिक्का दिया और बोला कि तुम मेरी पत्नी को यहां लाकर अच्छा किए हो। अब मेरे पास एक ही कमरा है तो तुम्हें रहने को नहीं कह सकता। तुम ये पैसा लो और किसी सराय में ठहर जाना, अच्छा खाना खा लेना और कल गांव लौट जाना। स्त्री पति के साथ अंदर कमरे में चली गई। सियाराम ठगा सा देखता रह गया। अब बिना विवाह किए दूसरे की पत्नी को अपना कैसे कह सकता था। वो भारी मन से अपने कमरे पर लौट आया। वो सोचने लगा कि ये स्त्री तो गजब टोपीबाज निकली, एक बार पलट कर भी मेरे तरफ नहीं देखी। सोचा कि अपने गांव वापस लौट चलता हूं। तभी उसे ख्याल आया कि नंदू तो अब तक मेरी पत्नी को अपने घर लेकर चला गया होगा।
मैं अब गांव लौट भी गया तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। गांव वाले मुझे देखकर कहेंगे कि नामर्द आदमी है, एक पत्नी भी नहीं रख सका, दूसरे के पास चली गई है। वो अब सोच लिया कि किसी तरह मेहनत मजदूरी कर यही नगर में ही जिंदगी के दिन गुजार देगा। उधर सियाराम की पत्नी पति के भाग जाने से कोई आश्चर्यचकित नहीं हुई। उसे पहले ही पता था कि बकरी वाली स्त्री से पति के नाजायज संबंध है। एक दिन कुछ गड़बड़ होनी ही है। वो नंदू पर ही नाराज हुई कि तुमने मेरा विवाह लंपट से करा दिया, अब मेरा क्या होगा? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, मेरे को कौन कमा कर खिलाएगा? तब उसकी बहन भरोसा दिलाई कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी भरपूर मदद करेंगे। हमें पता होता कि सियाराम हरामी है तो तुम्हारा विवाह हरगिज नहीं कराते, लेकिन घबराओ नहीं, ससुर को लौटकर आना ही होगा। वो बदमाश स्त्री अवश्य उसे धोखा देगी। अब नंदू के भरोसे सियाराम की पत्नी और बेटी की जिंदगी गुजरने लगी। इधर नगर में जमुना का समय धीरे धीरे गुजरने लगा और अब उसका बेटा प्रकाश बड़ा होने लगा। समय के साथ वो सयाना हो चुका था तो गोदाम का काम भी देखने लगा था। हीरामुनी उसे काफी सहयोग भी दे रही थी। सच तो यह था कि कुछ अंदरूनी मुद्दे को लेकर पति पत्नी में थोड़ी खटपट रहने लगी थी। तो जमुना घर में कम ही आता था। वो तभी घर में आता जब उसे हिसाब देना रहता। हीरामुनी बेटे पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर बैठी थी। वो बेटे को सुझाव देने लगी थी कि अब तुम बड़ा हो गया है, अपने लिए एक पत्नी का जुगाड़ कर ले। प्रकाश बोला कि मां, तुम ये क्या कह रही हो? अरे बेटे बेटियों का विवाह माता पिता ही कराते हैं। मां बोली कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारा विवाह तुम्हारा पिता कराएगा, और मैं तो घर में रहने वाली स्त्री, मेरा किसी से परिचय भी नहीं है। ऊपर से मेरे मायके वाले हमेशा बुरी नजर रखते हैं। उनके डर से ही तो मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे जन्म के समय ही तुम्हारे नाम कर दी थी। अब तुम जवान हो, अपना भला बुरा सोच सकते हो, अपने लिए अच्छा जीवन साथी चुन सकते हो। मां के तरफ से जब छूट मिल गई तो प्रकाश के मन में प्यार के बुलबुले उठने लगे। वो सोचने लगा कि मैं एक अच्छा काम करूंगा। अमीर लड़की से तो सभी विवाह कर धनी हो जाना चाहते हैं, मैं किसी गरीब लड़की से विवाह करूंगा और उसे पत्नी बनाऊंगा। गरीब जब अमीर के घर आएगी तो पति को भगवान मानेगी, मेरी मां को देवी मानेगी। इस तरह हमारा घर स्वर्ग से भी सुंदर लगने लगेगा। प्रकाश के गोदाम में एक जवान लड़की काम करने आती थी तो प्रकाश सोचने लगा कि मैं इसको ही क्यों ना पत्नी बना लूं। गरीब है, मेरी बात ठुकराएगी भी नहीं। वैसे इंसान के नजर का भी कोई जवाब नहीं। उसे जो भा जाता है वो दुनिया का सबसे सुंदर दिखने लगता है। वो साधारण सी मजदूरनी प्रकाश के दिल में उतर गई तो वो उससे पूछ ही बैठा कि शांति, क्या तुम मुझसे विवाह करना पसंद करोगी? वो चहक उठी कि ऐसा सौभाग्य कहा कि मुझे आपके चरणों की धूल मिल जाए, मैं तो आपके चरण धोकर उसे चरणामृत समझकर पी जाऊंगी। आप मेरे लिए भगवान बन जाओगे। प्रकाश बोला कि शांति, हम आज शाम में ही नगर के मंदिर में विवाह कर लेते हैं। दोनों ने शाम में विधिवत विवाह कर लिया और उस लड़की को शाम में प्रकाश घर लेकर आ गया। मां थोड़ा आश्चर्य में पड़ी और बोली कि मैं विवाह कर लेने की बात तुझसे बोली थी, लेकिन इतनी जल्दबाजी में नहीं। अरे घर से डोली बारात निकलती, हमारे रिश्तेदार आते, नगर के सेठ आते, थोड़ा धूम धड़ाका के साथ तुम्हारा विवाह कराते तो वो दृश्य कुछ अलग होता। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर बाद में वो सब रस्म पूरा कर लेंगे। मां ने बहू को घर में प्रवेश दिला दिया। बहू तो मां को सचमुच देवी मान बैठी तो पति की तो पूजा ही करने लगी। सास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि बेटा आसमान से परी लेकर आ गया है। ऐसी भली कोई बहू हो ही नहीं सकती। बहू एक माह तक इतना प्यार जताई कि पति, सास और ससुर की दिल जीत ली।
जमुना पहले बेटे के फैसले से बहुत खफा था, लेकिन बहू के व्यवहार ने उसे मुलायम बना दिया। वो अपने व्यवहार पर खुद शर्मिंदा था। एक मां गुजरने के बाद अब एक लड़की का कोई भाई उसके घर आने लगा। सास ने बहू से पूछा कि ये कौन है। तब बहू उससे परिचय कराई कि ये मेरा भाई है, मेरे विवाह में इसलिए यहां नहीं आ पाया कि ये दूसरे नगर में गया हुआ था। चूंकि जब लौट कर आया है और उसे पता चल गया है कि मेरा विवाह हो चुका है तो मिलने आ गया है। अब ये अक्सर मुझसे मिलने आता रहेगा। सास बोली कि कोई बात नहीं बहू, तुम्हारा भाई है तो इसे तुमसे मिलना ही चाहिए। तुम इसकी छोटी मोटी जरूरत को भी पूरा कर देना। अब वो लड़का रोज घर में आता और घंटों शांति के पास रहकर चला जाता। जाते वक्त कुछ न कुछ लेकर ही जाता। इस तरह ये खेल भी महीनों तक चला। अब तो दोनों घंटों दरवाजा बंद कर घर के अंदर पड़े रहते, फिर भी सास को दोनों पर कोई शंका या शक नहीं हो रही थी। लेकिन इन बहुत बड़ा कांड हो गया। प्रकाश घर के तिजोरी में कोई 10,000 स्वर्ण मुद्रा रख दिया था और उसकी चाबी मां को दे दिया था। लेकिन आज जब उसे पैसे की जरूरत पड़ी तो वो घर आया और मां से चाबी मांगकर तिजोरी खोला, लेकिन उसमें तो एक पैसे भी नहीं थे। वो मां पर झल्लाया कि मां, पैसा कहाँ गया? मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं था, इसलिए चाबी तुम्हें दे दिया था, लेकिन तुम खुद पैसे को गायब कर दी हो। मां बोली कि नहीं बेटा, भला मैं पैसे का क्या करूंगी? अरे मैंने अब जो भी किया है तेरे लिए किया है। मैं तो अपना सब कुछ तेरे नाम कर दिया है। मुझे रोटी कपड़ा से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। प्रकाश बोला कि मैं तुमसे प्रवचन करने को नहीं कर रहा, पैसे की बात कर रहा हूं। वो पैसा कहां उठा दी हो? पिताजी को दी हो या अपने किसी परिचित को दी हो? वो पैसे मुझे वापस चाहिए। बीच में बहू बोल पड़ी कि मुझे तो इस बुढ़िया के लक्षण शुरू से ही अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ये स्त्रियों से कम पड़ोसी पुरुषों से दिन भर बातें करती रहती है, ना जाने क्या क्या करती रहती है। बहू की बात जमुना को बुरी लगी। वो बोला कि बहू, जुबान पर लगाम दो। बड़ों के साथ कैसे बात किया जाता है, इसका ख्याल रखो। बहू बोली कि अच्छा, तो तुम भी भौंकने लगे हो। पत्नी के गुनाह में तुम भी शामिल हो। जमुना बोला कि बस बहू, जुबान को लगाम दो, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। बहू बोली कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वो पति से बोली कि इन कमीनों को धक्के देकर घर से निकालो, वरना हमें बर्बाद कर देंगे। मां प्रकाश से बोली कि बेटा, तुम बहू को रोको, वो औकात में रहे। प्रकाश बोला कि मां, अब या तो मेरा पैसा दो या फिर दोनों घर से अभी के अभी निकल जाओ। जमुना पत्नी के तरफ देखने लगा। बोला कि तुझ हरामी को मैं मना किया था कि तुम मकान गोदाम अपने नाम पर ही रखो, लेकिन तुम गधी को समझ नहीं आया। अब मजा भुगतो। बहू दहाड़कर बोली कि यहां से दोनों जल्दी दफा हो जाओ और उधर भिखमंगों की टोली में जाकर प्रेमालाप करना। जमुना हीरा मुनि का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गया। वो पत्नी को बहुत खरी खोटी सुनाता हुआ नगर में अपने एक मित्र के पास चला गया और बोला कि मुझे तुम कुछ दिन के लिए एक कमरा किराया पर दे दो। वो मित्र से सारा हाल कह सुनाया तो मित्र बोला कि कोई बात नहीं, तुम कमरा ले लो, खाने पीने का सामान ले लो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक दुकान दिलवा सकता हूं, या फिर तुम मेरे साथ ही काम कर सकते हो। जमुना बोला कि अभी मैं 2-4 माह कुछ नहीं करना चाहता, बहुत थक चुका हूं, इसलिए आराम चाहता हूं। दोनों पति पत्नी पिछले सिकवे गीले भुलाकर आराम से रहने लगे और दूर से प्रकाश पर नजर रखने लगे। उन्हें पता था कि प्रकाश गलत स्त्री के चक्कर में फंस गया है। पैसे की गड़बड़ी लंपट बहू ने ही किया है। इस तरह एक पखवाड़ा गुजर गया। अब प्रकाश अपना कारोबार अकेले ही संभाल लिया। उधर सियाराम की पत्नी गांव में अकेले रह रही थी। उसे अब नंदू के तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा था।
उसकी बेटी मंजरी सयानी हो चुकी थी। उसका विवाह कर देना आवश्यक हो गया था। इधर भोजन के भी लाले थे। तो एक दिन साली से नंदू बताया कि तुम्हारे पति का एक मित्र जमुना सेठ था, जो अब नगर में रहता है। वो तुम्हारे पति को नगर में मदद के लिए बुलाया था, परंतु तेरे पति को इश्क की बीमारी लग गई। मुझे लगता है तुम्हें बेटी के साथ सेठ के पास जाने चाहिए और सेठ से अपनी बात रखनी चाहिए। सेठ अवश्य मदद कर देगा। मंजरी की मां बोली कि मैं कभी नगर में नहीं गई हूं और फिर मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती। मंजरी बोली कि मैं जाऊंगी सेठ के पास, हाथ फैलाने के लिए नहीं, बल्कि कोई काम करने के लिए। आजकल लड़कियां भी नगर में मेहनत का काम कर इज्जत के साथ पैसा कमाती है। मुझे अब नगर में जाना है और कल निकल जाऊंगी। वो बिना देर किए दूसरे दिन नगर के लिए निकल भी गई। रात होते होते वो नगर में थी, लेकिन अब उसके सामने समस्या थी कि रात में रहेगी कहाँ। अब वो कोई पुरुष तो है नहीं कि कहीं भी जगह देखकर खुले में सो रहेगी। उसे एक आदमी मिल गया। वो पूछ लिया कि बेटी, तुम इस नगर की नहीं लगती, रात में तुम इधर कहाँ भटक रही हो। तब लड़की बोली कि काका, तुमने सही पहचाना, मैं इस नगर की नहीं हूं, मैं गांव की हूं। मेरा घर आदितपुर में है। मैं वही के एक किसान सियाराम की बेटी हूं। पिताजी को जवानी में इश्क का रोग लग गया था, तो वो एक पड़ोसन के साथ उड़ गए। मेरी मां अकेली बच गई। मुझे किसी तरह मजदूरी करके बड़ा कर दी। मुझे कल पता चला कि मेरे पिता के एक मित्र भी थे, जो नगर में सेठ है। उनका नाम जमुना है। मैं उनके पास जाने के लिए ही मां से अनुमति लेकर नगर में आई हूं। लेकिन रात हो गई है। वो बूढ़ा कोई और नहीं सियाराम ही था और मंजरी उसकी खुद की बेटी थी। उसे ये जानकर हैरानी हुई कि उसकी पत्नी अकेले रह रही है, मजदूरी करके खा रही है। इसका मतलब नंदू से उसका कोई संबंध नहीं है, ना कोई मदद कर रहा है। उसे अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ। एक लंपट स्त्री उसकी गृहस्थी बर्बाद कर दी थी। वो लड़की से बोला कि बेटी, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। तुम रात को कहां इधर उधर भटकोगी। लड़की बोली कि काका, मैं आपको तो जानती भी नहीं, फिर आपके साथ कैसे चलूं। बूढ़ा बोला कि तुम मुझे अपना पिता मान लो और मेरे साथ चलो। तुम मेरी अपनी बेटी हो, मतलब बन गई हो। लड़की उस बूले के साथ उसके कमरे में गई तो बूले ने मंजरी की मां के विषय में पूछ लिया कि वो क्या करती है। तो मंजरी मां के द्वारा सुनाई सारी कहानी बता दी। फिर बोली कि मेरा पिता यदि मुझे मिल गया तो मैं उसके मुंह पर थूक दूंगी। वैसे लंपट की छाया भी अब मां के ऊपर पड़ने नहीं दूंगी। सुबह में वो बूढ़ा जमुना सेठ का पता लड़की से बता दिया। फिर बोला कि तुम सेठ के पास जाओ, तुम्हें वो मदद देना चाहेगा, लेकिन मदद मत लेना। अच्छी लड़कियां किसी से खैरात नहीं लेती, बस मेहनत का पैसा लेना। यदि वो काम दे दिया तो उसके घर काम करना, लेकिन शाम के वक्त वहां ठहरना नहीं। यही मेरे पास आ जाना। तुम इस घर को अपना घर समझना। मंजरी जमुना सेठ के घर गई तो वहां सेठ की बहू मिली। वो बताई कि सेठ सेठानी तीर्थ को चले गए हैं, तुम्हें काम क्या है ये बताओ। तब वो बोली कि कम ढूंढने आई हूं। मुझे यदि कोई काम मिल जाता तो मैं आपके घर में काम कर लेती। तब सेठ की बहू शांति ने मंजरी को काम पर रख लिया। वो बोली कि तुम्हें सुबह शाम आकर घर के काम करने पड़ेंगे, खाना बनाना, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई, यही छोटा सा काम है। हाँ, तुम्हें इस घर में रहने की जगह नहीं मिलेगी। मंजरी बोली कि मुझे रहने की जगह नहीं चाहिए, मैं रहने का प्रबंध कर ली हूं। अब वो शांति के घर काम करने लगी। उसे दोपहर में घर लौटने में देर हो जाती तो वो एक अजीब चीज देखती कि एक आदमी आता है और शांति के साथ जाकर एक कमरे में बंद हो जाता है। अब मंजरी समझ गई कि यहां तो बहुत बड़ी झोल है।
ये स्त्री खुलम खुला पति के आंख में धूल झोंक रही है। मुझे इस बात को प्रकाश सेठ से बताने चाहिए। वो प्रकाश से बता भी दी कि आपके पीठ पीछे घर में उनका बोंका खेला जा रहा है। तब प्रकाश मंजरी पर ही नाराज हुआ कि तुम बहुत गंदी लड़की हो। एक भाई बहन पर गलत इल्जाम लगाते शर्म नहीं आ रही? तुम्हें काम करना है तो दूसरी के जिंदगी में झांकना छोड़ दो, वरना धक्के मारकर निकाल दी जाओगी। मंजरी बोली कि मालिक गलती हो गई, अब कान पकड़ती हूं। मुझसे गलती नहीं होगी। अब वो गलत देखकर भी आंख बंद कर ले रही थी। वो सोच रही थी कि अब यहां काम नहीं करेगी। ये बहुत गंदे लोग हैं। काजल की कोठरी में रहने से कोई भी साफ नहीं रह सकता। कालिक की दाग भले पर भी लग जाती है। वो इधर उधर काम तलाशने लगी। तभी उसे एक बूढ़े बुढ़िया के सेवा का काम मिल गया। तो वो प्रकाश के घर काम छोड़ दी और उस बूढ़े बुढ़िया के पास काम करने लगी। वो बुढ़िया से बताई कि मैं इससे पहले जमुना सेठ की बहू के पास काम करती थी। वो बहुत गलत है, इसलिए वहां से काम छोड़ दी। अब बुढ़िया कैसे बताए कि हम ही प्रकाश के माता पिता हैं। प्रकाश एक दिन दोपहर में अचानक से घर आया। उसे कुछ खास जरूरत पड़ गई थी। वो सीधे पत्नी के कमरे में चला गया। शांति दरवाजा की कुंडी लगाना भूल गई थी। अब प्रकाश ने जो देखा वो देखने लायक नहीं था। वो शांति के कथित भाई से बोला कि अच्छा, तो ये खेल हो रहा है। मैं अभी तुम दोनों को सबक सिखाता हूं। तुमने साजिश के तहत पिता को निकलवा दिया। नौकरनी भी ठीक कह रही थी, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं किया। मैं तुम दोनों को कोतवाल के हवाले करता हूं। शांति उस आदमी से बोली कि देखते क्या हो, इस हरामी को घर में बंद कर दो और घर का सारा माल लेकर निकल चलो। वो प्रकाश से बोली कि हरामी मैं पहले से विवाहित हूं और ये मेरा पति है। वो घर का माल साफ कर घर से निकल गई। प्रकाश घर के अंदर बंद रह गया। घर के बाहर भी ताला लगा था। तो बाहर से देखने वाला ये समझ रहा था कि सेठ के घर में कोई नहीं है। इस तरह 3-4 दिन प्रकाश घर में भूखे प्यासे रह गया। अब उसे लग रहा था कि बिना भोजन के वो मर जाएगा। उसे बचाने कोई नहीं आएगा। उधर जमुना सेठ की पत्नी हीरामुनि मंजरी से सारी कहानी सुना दी कि हम दोनों ही जमुना सेठ पति पत्नी हैं। प्रकाश हमारा बेटा है। तुम जरा उधर जाकर पता लगाओ कि अब प्रकाश कर क्या रहा है, उसकी पत्नी क्या कर रही है। मंजरी जब सेठ के हवेली पर गई तो वहां तो ताला लगा हुआ था। ये देखकर मंजरी का माथा चकरा गया। वो समझ गई कि बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। वो घर के पिछवाड़े गई कि घर की स्थिति भी देख ले। तो घर में से किसी की कराहने की आवाज आई। वो भागकर जमुना सेठ के पास आई और बताई कि मालिक जल्दी चलिए, आपकी हवेली में भगदड़ हो गया है। बाहर ताला लगा है, अंदर कराहने की आवाज आ रही है। दोनों पति पत्नी भागकर हवेली के पास आए और ताला तोड़कर अंदर घुसे तो एक कमरे में प्रकाश भूख प्यास से बिलबिला रहा था। मंजरी उसे तुरंत अपने थैले का खाना दी और पानी पिलाई। तब प्रकाश के जान में जान आई। वो माता पिता से क्षमा मांगने लगा तथा पत्नी के गंदे कारनामे बताया कि वो दोनों भाई बहन नहीं बल्कि ठग पति पत्नी थे। हमारा उस स्त्री के साथ विवाह एक धोखा था। वे हमारे घर को लूट लिए हैं। मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। प्रकाश की मां बोली कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। दरअसल पुत्र मोह में मैं खुद बार बार अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रही थी। अब मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद की लड़की लाई हूं। ये तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। मैं मंजरी से तेरा विवाह करा देती हूं। मंजरी बोली कि मालकिन, मेरे को जाने बगैर आप कैसे बहू बना सकती है। वो अपनी कहानी बताई तो जमुना बोला कि तुम मेरी बहू बनने के लिए ही बनी हो। सियाराम मेरा परम मित्र था, उसकी तलाश मुझे आज भी है। तुम नगर में किस बूले के पास रहती हो, उसे यहां लाओ। वो बूदा ही तुम्हारा कन्यादान करे। मंजरी बूले के पास गई
तो वह बहुत सकुचाते शर्माते सेठ के पास आ गया। उसे देखकर सेठ बोला कि सियाराम, तुम इस तरह छुप कर दिन किस लिए गुजर रहे थे? तुम अपना राज अपनी बेटी से ही छुपा लिए थे। तब सियाराम रोकर अपनी कहानी सेठ से सुनाया। वो बताया कि सेठ जी, आपका धन लूट नहीं पाया है। मैंने ठग ठगिनी को कोतवाल के हवाले कर दिया हूं। आप वहां जाकर जब्त पैसा प्राप्त कर सकते हैं। अब मंजरी भी जान गई कि यही मेरा पिता है, तो बोली कि आप झूठे आंसू बहा रहे हो। मां आपकी याद में आज भी गिन गिन कर दिन बिता रही है। उसके पास लौट जाओ। सेठ बोला कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मां भी यही आएगी। सेठ मंजरी को बहू बना लिया तथा सियाराम को फिर से उसकी पत्नी से मिला दिया और अपने गोदाम में काम देखने को रख लिया। इस तरह सभी के दिन खुशी खुशी गुजरने लगे। आदमी को बिना परखे बिना जाने किसी स्त्री पर बिल्कुल भरोसा नहीं करने चाहिए। शादी तो अनजान राह में मिली, अकेली स्त्री से बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए, जैसा कि प्रकाश ने कर लिया था। फिर किसी भी स्त्री पुरुष के बहकाने से अपने रिश्ते पर शक नहीं करने चाहिए, वरना थोड़ी सी गलतफहमी जिंदगी बर्बाद कर देती है। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाइप करें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।